नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा खास प्रोग्राम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं राजचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए ये विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज की बड़ी बहस है। और वो बड़ी बहस किस वजह से? क्योंकि 7 समंदर पार से चिट्ठी आई है। और कैसी चिट्ठी है? किन्होंने चिट्ठी लिखी है? उन्होंने जिन्होंने दीपू को जिंदा जलाने पर अपना मुंह तक नहीं खोला, वो चिट्ठी लिख रहे हैं। उमर खालिद की फिक्र कर रहे हैं, उसकी जमानत की फिक्र कर रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट और भारत की न्याय व्यवस्था नाकाफी लग रही है। और किसके लिए? उस उमर खालिद के लिए जिस पर कौन कौन से संगीन आरोप चार्जशीट में लगाए गए। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है उसके लिए। और जो भी भारत की न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट काफी नहीं है क्या उसके लिए? सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम पूरी की पूरी अदालत 7 समंदर पार तक जाकर के उमर खालिद को जमानत दिलाने के लिए, मैं आपको यह बता दूं, 5 लाख से भी ज्यादा, और एग्जैक्ट डेटा भी हम आपको देंगे, भारत की अदालतों में विचाराधीन कैदी हैं। लेकिन सब लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं दुबले हुए जा रहे हैं उमर खालिद की जमानत के। और कैसी प्लानिंग है, यहां से लेकर 7 समंदर पार तक इकोसिस्टम की प्लानिंग। और उनकी प्लानिंग जिनके मुंह दीपू को जिंदा जलाने पर भी नहीं खुले थे। और क्या न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी और अमेरिका के सांसद चिट्ठी लिख करके जमानत दिलाएंगे भारत में? तो हम आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा इस मामले पर कुछ प्रतिक्रिया। सबसे पहले कांग्रेस नेता उदित राज की बात आपको हम बताते हैं। उदित राज ने कहा कि उमर खालिद के साथ ज्यादती की जा रही है और यह तो बदले की भावना है। तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने काउंटर किया, कहा अगर कोई व्यक्ति किसी आरोपी का समर्थन करता है, भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणियां करता है, तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए। 8 कांग्रेसमैन सेनेटर के द्वारा पत्र लिखा जाना बहुत बड़ी बात है। और ये ग्लोबलाइज हो गया है मैटर पूरा, और उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। वो तो जाति की जा रही, और इसमें पूरा कम्युनल एंगल है, बदले की भावना है। कोई भी व्यक्ति अगर एक आरोपी को समर्थन देता है, भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करता है, तो यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के हर नागरिक को भारत की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। कौन होता है एक भारी व्यक्ति हमारे लोकतंत्र पे और हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाने वाला? और वो भी उस व्यक्ति के समर्थन में खड़ा होता है जो भारत के टुकड़े करना चाहता है। यह उचित नहीं है, मर्यादापूर्ण नहीं है। और भारत की संप्रभुता की अगर बात आएगी तो 140 करोड़ भारतीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में यहां से लेकर 7 समंदर पार तक चल क्या रहा है? उमर खालिद के पिता ने अमेरिका की यात्रा की थी, वहां पर कई मुलाकातें की थी। उमर के पिता ने कहा है कि जोरान ममदानी और अमेरिका के सांसद उमर के नाम एक पत्र देना चाहते हैं। उन्होंने अपने हाथ से लिखकर वो पत्र हमें सौंपा और हमने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि न्यूयॉर्क के मेयर से आग्रह करूंगा कि वो अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका की बात करें ना, भारत के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना किया करें। उन्होंने कंसर्न का इजहार किया कि भाई एक नौजवान होनहार तालिब इल्म जिसने कई अहम इशूज़ उठाए हैं, देश के बड़े बड़े इशूज़ के ऊपर सवालात खड़े किए हैं, CAA NRC की तहरीक चलाई है और आदिवासियों पर और दलितों के मसाइल पे बात की है, तो ऐसे आदमी को 5 साल से ज़्यादा अरसे तक जेल में रखना, ट्रायल का शुरू ना होना और उसके साथ साथ जो है बेल का ना मिलना, ये हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या है।
और इस सिलसिले में हमें बड़ा चिंता होती है कि भाई कैसे इसको बाहर आना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमको ये मशवरा दिया कि आप यहाँ आए हैं तो अगर आपकी कुछ मुलाकात यहाँ कांग्रेसमैन से हो जाए, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ कांग्रेसमैन से उनसे मुलाकात करें आप, तो मैं उसमें सहायता कर सकता हूँ। देखिए, जो 8 लॉ मेकर्स हैं या यूएस के जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बात करें। भारत के आंतरिक मामले, भारत के लीगल मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भारत सहन नहीं करेगा। काफी हद तक आपने मामले को समझ लिया होगा कि चल क्या रहा है, इसीलिए आज ये बड़ी बहस राष्ट्रमंच पर कर रहे हैं और 5 सवाल भी इस राष्ट्रमंच से कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, उमर खालिद कौन है और क्या क्या हैं आरोप, हम आपको बताएंगे। और दूसरा सवाल कि जमानत के लिए क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट की तक की भी सुनवाई काफी नहीं है? दिल्ली हाईकोर्ट में भी मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट तो है ही। और फिर तीसरा सवाल, 7 समंदर पार तक इकोसिस्टम ने प्लानिंग कर ली, यहां से लेकर 7 समंदर पार तक। चौथा सवाल, ये वही लोग हैं ना, दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में जिंदा जलाने पर भी इनका मुंह नहीं खुला। और ये ममदानी और अमेरिका के सांसद अब तय करेंगे भारत में जमानत। ये 5 बड़े सवाल हम राष्ट्रमंच में पूछ रहे हैं और इसमें आज राष्ट्रमंच में बड़ी बहस में हमारे साथ 5 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले करण वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। अशोक यादव जी शायद आगे चलकर जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है। निखिल जैन जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखते हैं, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे साथ आर राजगोपालन सर, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। और हमारे साथ डीके दुबे जी, कानूनी पहलुओं को बहुत बारीकी से समझाने के लिए हमारे साथ यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब हमने राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस तय की तो हमें लगा कि कानूनी पहलुओं को डीके दुबे जी सबसे बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं के पास चलता हूं। डीके दुबे जी, जो पहला सवाल हमने पूछा है, उमर खालिद पर क्या क्या आरोप हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो अदालत में ये मामला चला है, क्योंकि चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है, कई बार जमानत को मना किया गया है, दिल्ली हाईकोर्ट में भी मना हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, क्या है ये, कौन कौन से बड़े बड़े आरोप हैं 2020 में जो दिल्ली को लहूलुहान किया था उससे संबंधित? देखिए, जब मैं इसको समझता हूं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस समय वो बेल मांगने गए उस समय बात को क्लियर किया। बेल मांगते समय उन्होंने कहा, उनके वकील ने कहा कि साहब बेल इज ए रूल और जेल इज एन एक्सेप्शन। तब सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकारी वकील ने उनका एक वीडियो दिखाया और उस वीडियो में वो और वो इमाम दोनों ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो और वहां बीच में उसको जो चिकन नेक है, चिकन नेक को ब्लॉक कर दें तो हम इसको काट देंगे और हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय वो वीडियो देखा, सुप्रीम कोर्ट हतप्रत रह गया और उसने खुद पूछा कि आप बेल मांगने आए हैं और ये वीडियो आपका है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति देश को तोड़ने का सीधा षड्यंत्र नहीं, षड्यंत्र के साथ साथ वो पब्लिक फोरम पर बोल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या जमानत देना चाहिए? बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जेल इज ए रूल, बट जेल इज नॉट ए रूल फॉर द एक्सट्रीमिस्ट। बेल जो है वो रूल उनके लिए नहीं है जो आतंकी हैं, रूल उनके लिए नहीं है जो देशद्रोही हैं, उनके लिए नहीं है जो देश तोड़ना चाहते हैं। बेल रूल उनके लिए है जो सिविल केसेस, जो क्रिमिनल केसेस में सामान्य जो रहते हैं उनमें जो जेल में है और उनका ट्रायल अभी चल रहा है। लेकिन आप उम्मीद करना चाहते हैं कि एक आतंकी जो खुले फोरम पर बोल रहा हो उसको बेल दे दी जाए? मैं नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फाइल को स्टैंड पर रखा और इसीलिए रखा क्योंकि वो वीडियो सामने आया और ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, खुला रूप में वो बोल रहे थे, दिल्ली में दंगे फटके, इन दंगों में खुला बोल रहे थे। ऐसे व्यक्ति को जो देश में आतंक फैला रहा हो, क्या उसको बेल का अधिकार ड्यूरिंग द ट्रायल हो सकता है? ये एक बड़ी बहस है, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा, तब उस पर आगे टेलीविजन स्क्रीन पर कि क्या क्या बड़े बड़े आरोप हैं। लेकिन निखिल जैन जी, हां, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप भी वकील हैं, आपको भी पता होगा उमर खालिद पर क्या क्या आरोप हैं
आपको भी पता होगा भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, जो भी है, जैसी भी है। आपको भी पता होगा कि भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है, उनमें से एक उमर खालिद भी हैं। ऐसे में ये यहां से लेकर 7 समंदर पार तक निखिल जी, ये हंगामा क्यों है बरपा? इस तरह की ये क्यों हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर वहां तक चल रहा है? वो अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, ममदानी जी चिट्ठी लिख रहे हैं, वहां से अमेरिका के 8 सांसद दुबले हुए जा रहे हैं उमर खालिद की जमानत के लिए। क्या हो गया ऐसा? यहां पर तो 5 लाख से भी ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं। निखिल जैन जी। लाल जी, सबसे पहले तो कोई भी अमेरिकी नेता भारत या भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में क्या कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है। भले ही वो नेता भारतीय मूल का हो ना हो, बात यह है वो अमेरिका का नेता है, वो न्यूयॉर्क के मेयर है, न्यूयॉर्क की समस्या पे बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो इंडिया पे क्या कहते हैं मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन जब यही ऑब्जेक्शन हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र उठाते हैं तो उनका दो गलापन दिखता है। ये वही लोग हैं जिनके नेता और कार्यकर्ता डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे कि ये राष्ट्रपति बनेंगे। ये वही पार्टी है जिसके नेता ने जाके अमेरिका में जाके कह दिया था अब की बार ट्रंप सरकार। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश की हिंसा पे इतने सवाल उठाते हैं, लेकिन जब पैलेस्टीन, म्यांमार या श्रीलंका में हिंदुओं पे होने वाली हिंसा की बात आती है तो मुंह में दही जम जाता है। तो ये बात कहे ही ना कि बाहर के नेता क्यों बोल रहे हैं। ये खुद पूरी दुनिया के बारे में बोलेंगे, और जब दुनिया के कुछ नेता मोदी जी का समर्थन करें तो ढोल नगाड़े बजाएंगे, पर जैसे ही किसी ने कोई आलोचना कर दी तो इन्हें हो जाता है हमारा आंतरिक मामला है, तुम आंतरिक मामले में क्यों पढ़ रहे हो। आपने गौरव भाटिया का शुरू में बाइट चलाया, बहुत शीर्ष नेता है भाजपा के, वो कहते हैं कि आरोपी को समर्थन करने के लिए ये लोग खड़े हो जाते हैं। ममदानी के लिए भी यही कहते हैं, कांग्रेस के मित्रों के लिए भी यही कहते हैं। ये तो आरोपी को टिकट देने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर को जब भोपाल की टिकट दी गई, बाद में उन्होंने कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करा, लेकिन जिस समय पे उन्हें भोपाल की टिकट दी गई थी तब तो वो आतंकवाद की आरोपी थी, लेकिन इन्होंने टिकट दे दी। अब इनसे कोई पूछे कि क्यों टिकट दी थी तो इनके मुंह में दही जम जाएगा। भारत की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास हमें है, पूरे देश के सारे नागरिकों को है। ये भी गौरव भाटिया ने कहा, मेरा तो विश्वास है। देखिए उदित राज ने क्या कहा, निजी तौर पर मैं बोलूं तो, लेकिन ये वही लोग हैं जो कुलदीप सेंगर के खिलाफ जब कोर्ट का आदेश आता है तो खड़े हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने कि हम नहीं मानेंगे, बलात्कारी को आप जेल कैसे डाल देंगे, वो बलात्कारी बीजेपी का है तो जेल नहीं डालना। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी कुलदीप सेंगर के पीछे खड़ा नहीं दिखाई दिया है। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। और लास्ट में मैं उमर खालिद के केस पे बात कर लेता हूं। ममदानी उमर खालिद को समर्थन करे ना करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि भारत देश में एक नागरिक है जिसको 5 साल से सरकार ने, प्रोसिक्यूशन ने, तंत्र ने इस तरीके से जेल में रखा हुआ है जहां पर उन पर आरोप कोई सिद्ध नहीं हुए। डीके दुबे जी वकील होने के बावजूद उन्हें यहाँ पर आतंकी कह देते हैं, देश तोड़ने की साजिशकर्ता कह देते हैं, जबकि ये आरोप कोर्ट में प्रमाणित नहीं हुए। और उन्होंने एक वीडियो का जिक्र करा जो चार्जशीट में क्या कहें? चार्जशीट में बहुत सारे आरोप हैं और वो प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ भी थे और वो बहुत लोगों के खिलाफ थे, लेकिन वो कोर्ट में प्रमाणित नहीं हुए। इन्होंने एक वीडियो का जिक्र करा, उस पर मैं बस आखिरी अपना एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। एएसजी राजू ने अभी रिसेंटली 20 नवंबर 2025 में कोर्ट में ये वीडियो प्ले करी थी शर्जील इमाम की, चिकन नेक वाली। बहुत ही विवादास्पद बयान है, गलत है, खंडन होना चाहिए, शायद उन पे जेल भी डालना चाहिए। मुझे इस पे कानूनी स्थिति पूरी गहन करना पड़ेगा। लेकिन ये चिकन नेक वाला बयान शर्जील इमाम ने दिया है, उमर खालिद ने नहीं दिया। और यही बीजेपी की स्मार्टनेस और कनिंगनेस है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को जोड़ के दिखा दिया जाता है। शर्जील इमाम का केस अलग है, उमर खालिद का केस अलग है। दोनों को 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी बनाया गया है, लेकिन दोनों का जुर्म या फिर जो एक्यूजेशन है उन पे दोनों पे अलग है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जिसपे सार्वजनिक तौर पे प्रमाण मौजूद हैं, उनका नाम है कपिल मिश्रा, जिन्होंने खुले में टेलीविजन कैमरा के आगे डीसीपी को धमकाते हुए, दिल्ली पुलिस के डीसीपी को धमकाते हुए बयान दिया था, इन लोग को हटा लो वरना हम क्या करेंगे, आपकी भी नहीं सुनेंगे। और उसके 5 दिन बाद दिल्ली में दंगे हो गए थे, जहां पर भाजपा के लोग भी उन दंगों में मिले थे, दिल्ली पुलिस के कुछ लोग भी उन दंगों में मिले थे, लेकिन वो कपिल मिश्रा पे कोई आरोप नहीं लगाया गया, बल्कि उनको तो मंत्री बना दिया गया। ये दिक्कत है प्रोसिक्यूशन। ठीक, दुबे जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर मैं चलूंगा। जब कोई ये कहता है कि सरकार ने जेल में डालकर रखा तो कानूनी प्रावधानों को समझना चाहिए। सरकार केवल इनिशिएट कर सकती है, चालान बना सकती है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर मामला कोर्ट में चला जाता है और फिर कोर्ट ही सब तय करता है उसको बेल देना है कि उसको उस पर कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं लेना है, कि उसको हिरासत में भेजना है कि जेल में रखना है। जेल के ताले की चाबी सरकार के पास नहीं होती है, वो कोर्ट के पास होती है। कोर्ट के आदेश से कोई निकलता है और कोर्ट के आदेश से कोई जाता है। सरकार किसी को सीधा जेल में नहीं डाल सकती, यह कानूनी प्रावधान है। उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, फिर कोर्ट तय करता है कि व्यक्ति को रखना है या तत्काल छोड़ देना है। यहां तक कि एफआईआर क्वैश भी कर देता है कोर्ट।
कॉग्निजेंस भी क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, ठीक है। राजगोपाल सर, ये क्या संयोग है राजगोपालन सर कि मैं जब भी देखता हूं कि इस तरह का कोई मामला आता है, राहुल गांधी जी के साथ एक फोटो पहले से तैयार रहता है। अब देखिए 8 सांसदों ने, अमेरिका की सांसदों ने जो चिट्ठी लिखी राजगोपालन सर, उसमें से एक सांसद के साथ वो तस्वीर आ गई। वो तस्वीर हम दिखाएंगे भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो तस्वीर दिखाएंगे भी हम कि किस तरह से वो तस्वीर आ चुकी है। ये क्या महज संयोग है या प्रयोग है जिसके लिए बहुत बार बीजेपी मामले को उठाती रहती है? राजगोपालन सर, जो इंडिया में लोकसभा में विपक्ष का नेता है वो ऐसे करना नहीं चाहिए, जो एंटी इंडियन फीलिंग है। सेकंड थिंग, अकाली साहब का कोर्ट में दखलंदाजी करके ममतानी साहब ने स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं, उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही, गलत बात है। कांग्रेस तो कम से कम 65 करोड़ लोगों ने इंडिया में जी जीरो कर दिया। कांग्रेस मर चुकी है, कांग्रेस डेथ हो गया है, इंडिया अलायंस डेथ हो गई है। लेकिन मुझे लगता है भाई साहब, जो 2012-13 में इंडिया में राहुल गांधी के समर्थन में जितना भी खड़े हुए थे, सारा इंडियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम एमपीस अमेरिकन एम्बेसी का चिट्ठी लिख के नरेंद्र मोदी का वीसा मना करने को, तो वही मानसिकता ममतानी को भी है अभी। क्योंकि ये सारी की सारी, ये सारा बैग डाल करके प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में घूमती है ना, पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद करके उसी का समर्थन करते हैं। आज सवेरे एआईसीसी में, कांग्रेस कार्यालय में जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मनरेगा के ऊपर। एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा था ममतानी के बारे में प्लस बांग्लादेश में दीपू के बारे में। ठीक है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूं। पहले जो आप जिक्र कर रहे हैं वही हम जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सवाल पूछा गया। तो जो राजगोपालन सर बता रहे हैं ना कि किस तरह से जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल वहां से निकल गए, जरा पहले इसको देख लीजिए और उसके बाद फिर राजगोपालन सर पे पास जाकर के चर्चा को जारी रखेंगे। देखिए जरा किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। ये सबकी तरफ से सर, ये सबकी तरफ से सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। देख लिया ना आपने, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर सवाल था। क्या जाता है बोलने में। और उन्हीं के नेता उदित राज की बात अभी हमने आपको सुनवाई, कह रहे हैं उमर खालिद पर बड़ा जुल्म हो रहा है अगर जमानत नहीं मिल रहा है। राजगोपालन सर, आपने जो बात कही वो हमने दिखवा दी, आगे कंटिन्यू कीजिए सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल जी, आपको पता है ये केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सेंटर हैंड, बैंड हैंड, राइट हैंड, एवरीथिंग। वो तो केरला में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसीलिए वॉकआउट कर दिया। अनशंट बोलेंगे केरला में वोट नहीं मिलेगी, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे। चलिए, ये तो माना कि कांग्रेस केरला में जीतने वाली है, कांग्रेस का वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सेकंड थिंग, ये कह दिया ना जी, अभी सेम कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग में उसको जनरल सेक्रेटरी बना करके उसको राज्यसभा में लेके आने वाले राहुल गांधी, जिसने हिंदू विरोध का है। मुझे लगता है राहुल गांधी का कम से कम सीखना पड़ेगा प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में अच्छा बिहेव करती है, कम से कम आने वाले दिन में प्रियंका गांधी कम से कम ये बैरिस्टिंग बैग छोड़ आ रहा हूं निखिल जी, आप ही के पास आऊंगा निखिल जी, फिर करण जी के पास जाऊंगा। राहुल गांधी ने एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को छड़का रहे। खालिद का बयान, करण जी आ रहा हूं। दरअसल विपक्ष की आवाज के तौर पर सिर्फ निखिल जी हैं हमारे पास। ठीक है, जो निखिल जैन ने जो भी कहा है वो गलत कहा है, बिल्कुल हम उससे समर्थन नहीं करते हैं। ठीक, समुद्र बात करके ये आदमी कर रहे, उसको कांग्रेस क्यों? ठीक, निखिल जी, हमने वो दिखाया निखिल जी कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल छोड़ के भागे। बताइए बोलने में क्या जाता है? बोल देते कि हाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार गलत है, हम इसके खिलाफ हैं, भारत सरकार को ये कदम उठाने, कम से कम ये भी तो बोल देते। उस तरह भागने की क्या जरूरत थी निखिल जी? लाल जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनरेगा पे थी और भारतीय जनता
जनता पार्टी और उनके समर्थन में जो पत्रकार खड़े हैं उनकी यही एक सारा कोशिश पत्रकार रहती है ऐसे कि नहीं हर बोलना चीज को- है, ऐसे सर, गलत मैंने बात आपका है, नाम- निखिल ऐसे नहीं बोलना। कांग्रेस सर, के आपका तो समर्थन नाम- में बोला चाहता, ये क्यों सर, पत्रकार पे? सर आपका तो मैंने नाम ही आप नहीं क्यों लिया। बोल रहे फिर? आप कौन होते सर मैंने बोलने? आपका आप- सर मैंने आप- आपका आप- नाम आप सर देश मैंने विरोधी आपका क्या? नाम नहीं लिया। चोर की आप दाढ़ी में देश तिनका मत विरोधी याद क्या दिलाइए आपने? मुझे। मैंने सर आपने मैंने देश आपका नाम विरोधी, नहीं आप लिया। देशभक्त, मैंने देश विरोधी है। क्यों सर सब पत्रकार देश को विरोधी है, बीजेपी सिर्फ बोल रहे मोदी जी फिर? ही देशभक्त है। मेरे ख्याल से ना सब देश विरोधी हैं, सिर्फ मोदी जी ही देशभक्त है। लेकिन फिर भी दीपू दास पे जो हिंसा हुई है उस पे नरेंद्र मोदी के क्यों अलावा कर रहे सबने हैं? अब सवाल उठा लिया। आपने तो बीजेपी ने बिल्कुल उठा लिया, गलत बात कांग्रेस ने कर उठा लिया, रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो उठा भी लिया, आ आप रहे पार्टी ने हैं, सवाल उठा उसको लिया। क्यों आप बोल बोलते हैं रहे हैं? बांग्लादेश में कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई। मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना ने तख्ता छोड़ा था और 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस आए थे। 6 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग में संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सरकार से अनुरोध करा था कि सरकार को हस्तक्षेप करके जो वहां के अल्पसंख्यकों को, जिस यानी कि प्रेस हमारे जो हिंदू कॉन्फ्रेंस का भाई हम हैं बता बांग्लादेश रहे में, हैं, उनकी निखिल आवाज जी, उठानी जिस प्रेस चाहिए। कॉन्फ्रेंस का आर राजगोपालन सर बता रहे हैं, बताइए उसमें बोलने में क्या दिक्कत थी, मुझे ये बताइए। क्योंकि सर मैं बता देता हूं, उसमें आप मीडिया आप भी कवर करते रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट पार्टीज की। आपने देखा होगा कि जब कोई भी पार्टी एक मुद्दे पे बात करना चाहती है और बिल्कुल ही उससे एक अलग मुद्दे पे उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो आमतौर पे बहुत सारे लोग जवाब नहीं देते। मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में क्या राजगोपाल पत्रकारों जी के ये नहीं सवाल पूछेंगे नहीं कि लिए प्रेस जाते? कॉन्फ्रेंस में मोदी जी राजगोपालन क्यों नहीं सर, बैठते। ये वोट चोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भी भाग गया। अभी जयराम रमेश हिंदू बोलने में भागते हैं, जो भी है हिंदू सर, बोलने में कांग्रेस हिंदू अच्छा, विरोधी करके स्थापित कर मैं- दिया ना उन्होंने। कांग्रेस सर, मैं एक बार ये- पार्टी अच्छा, हिंदू एक पहले- पार्टी। बात कही गई, मैं उस पर जरा सा एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। ठीक। 16 दिसंबर 2024 में सीधे 2025 करण वर्मा के छोड़ पास। देना। करण वर्मा के जयराम पास। रमेश क्यों आप दोनों उतर रुक के जाइए। निकल गया? राजगोपाल जी, आप ये उसके बारे में सिर्फ बोलना हस्तक्षेप चाहिए करेंगे ना तो आपने। दर्शकों को भी दिख जयराम रहा है। रमेश चिल्लाने की जाइएगा। चिल्लाने की जरूरत उसे पड़ती ऐसे है नहीं जिसके बोलना साथ चर्च चाहिए। का समर्थन ना हो। ठीक ठीक कैसी ठीक, बात? सर, मैं मैंने दोबारा आपका नाम नहीं दोबारा लिया, आप मैंने दोनों किसी को का नाम मौका नहीं लिया। दूंगा। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि 16 दोबारा दिसंबर आप 2024 दोनों को को मौका दूंगा। करण वर्मा जी के पास जाना है, बहुत देर से नहीं है। करण वर्मा जी, जिस तरह से ये दिखाई पड़ रहा है करण वर्मा जी, उमर खालिद के माता पिता की शायद यात्रा होती है अमेरिका की, ठीक है, वहां पर जोहरान ममदानी से मुलाकात होती है, वहां पर वो अमेरिका कांग्रेसमैन से मिलवाते हैं, चिट्ठी लिखवाते हैं। करण वर्मा जी, ये जो इकोसिस्टम है, ये यहां से लेकर 7 समंदर पार तक, ये कैसा नेक्सस है? कैसा नेक्सस है कि भारत की न्यायपालिका को भी क्या करना चाहिए, ये इकोसिस्टम अब तय करेगा क्या? लाल जी, मैं इस जवाब पे जरा आता हूं। पहले जरा एक बात करनी बड़ी जरूरी हो जाती है, बिकॉज आपका आज टॉपिक है दीपू पर चुप्पी और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। आपको कितनी हैरत होगी ये जान के, जिसको मैं अभी 2 मिनट में सिद्ध करूंगा, अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस जो है वो साठगांठ में है उनसे जिन्होंने दीपू की हत्या करी। अचंबा होगा ना आपको जान के? बिल्कुल, सब लोग अचंभित हो रहे हैं, लेकिन आपको ले रहे हैं। तो वीडी सतीशन जो इनके हाउस में हेड है केरला में, उन्होंने कहा मेरा मानना है अब ये सेक्युलर हो चुके होंगे। सोचिए जरा, जिस जमाते इस्लामी ने हिंदुओं के खिलाफ आतंक मचा रखा है बांग्लादेश में, उसके ब्रांच ऑफिस से, जो कि कश्मीर में बैंड है, कई जगहों पे बैन के लिए कार्यवाही चल रही है, उससे सपोर्ट लेके बैठी हुई है निखिल जी की। ये है इनकी सच्चाई। तो चुप्पी तो बहुत दूर की बात है, इनका तो साठगांठ है जिन जो लोग कत्ल कर रहे हैं बांग्लादेश में। ये बात ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बात कही, मैं जरा एक बात और बोलूंगा। हमारे मित्र निखिल अक्सर ये बात बोलते हैं कि देखिए इनका ट्रायल नहीं हुआ 5 वर्ष से। सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात कही कि बार बार जो ट्रायल टला वो अक्यूज्ड के कारण टला, और इस बात की पुष्टि फिर करी समीर बाजपेयी जी ने 28 में 2024 में अपने सेशंस कोर्ट में। उन्होंने साफ कहा कि बार बार ये हमेशा एडजर्नमेंट खुद सीख करते हैं अक्यूज, और मैं बिल्कुल भी प्रोसिक्यूशन की गलती नहीं मानता। ठीक है, शब्दशः ये स्टेटमेंट उन्होंने बोली। जी। तो अब इनका जो पूरा इकोसिस्टम है ये वही है लाल जी। जो 64 एमपी थे जिन्होंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी का वीजा मत दो, उसमें कौन कौन लोग थे? 64 में ज्यादातर कांग्रेस एमपी थे। हुसैन दलवाई थे, पुनिया जी थे, मोहम्मद आदिब थे। तब कांग्रेस चुप बैठी रही। निखिल जी जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं फर्क पड़ता बाहर, अरे भाई बाहर क्यों चिट्ठी लिखते थे 2013 में कि मोदी जी को वीजा मत देना? जवाब निखिल जी, फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट जो है, ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट है कि भाई आओ यहाँ हस्तक्षेप करो, यहाँ लोकतंत्र मर रहा है। ये फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट जवाब निखिल जी, हम उसका एक्सटेंशन देखते हैं उमर खालिद। करण अब आपका जवाब दे दूं। सबसे पहले तो जो आप राहुल गांधी की स्टेटमेंट को बताते हैं कि इंडियन स्टेट में डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आप लोग हस्तक्षेप करिए, एकदम क्लिप्ड स्टेटमेंट है। उसी स्टेटमेंट में उन्होंने साफ बोला था कि हमारी दिक्कतें हमारा काम है, हम देखेंगे।
आप चाहेंगे तो मैं अगले डिबेट में वो पूरी स्टेटमेंट प्ले कर दूंगा। तो फिर अमेरिका और यूरोप से इंटरफेयर, किस तरह का इंटरफेयर चाहते थे निखिल जी, बताइए। इंटरफेरेंस चाहते ही नहीं थे, यही तो भाजपा ने एक वीडियो चलाई थी राहुल गांधी का, वो पूरा स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि हमारे दिक्कत है, हमारा प्रॉब्लम, हमारे देश में जो भी हो रहा है वो हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद सॉल्व करेंगे। करण जी कहीं ऐसा तो नहीं राहुल जी ने चाहा, राहुल गांधी ने चाहा और ममदानी ने और 8 वहां के सांसदों ने लिख दी चिट्ठी। अब चलिए, अब अच्छा मैं अलग स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, अपनी बात पूरी करूं। मैं एक स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं, मैं 2 सेकंड लूंगा बस। उन्होंने कहा था रातों रात इतने बड़े देश से डेमोक्रेसी चली गई और आप देख रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी इनकी। तो इस पे निखिल आप ये सब बच के मत जोड़ दीजिए। मणिशंकर अय्यर ने भी इस्लामाबाद में क्या कहा था, मणिशंकर अय्यर ने भी इस्लामाबाद में क्या कहा था, उसको भी जोड़ दीजिए। आप कुछ करिए, मोदी को हटाइए। भारत नेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। करण भाई मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा अच्छा निखिल जी, आपसे मुझे पता है बहुत निखिल जी कह रहे तबीयत खराब है, उनको जरा बोलने दीजिए। बोलिए निखिल जी। इनकी तबीयत ठीक है, कांग्रेस की तबीयत खराब है। बोलिए निखिल जी, बोलिए निखिल जी। नहीं चलिए ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने उस स्टेटमेंट में साफ बोला था, हमारा लोकतंत्र है, हमारी जिम्मेदारी है, हम संभालेंगे। मैं अभी 5 मिनट के अंदर इसी डिबेट में उसका प्रमाण दिखा दूंगा। रही बात बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे, बांग्लादेश के हिंदुओं पे होने वाली हिंसा की, उस पे सबसे पहले 6 अगस्त 2024 पे मोहम्मद यूनुस के आने से पहले राहुल गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग में सवाल उठाया। 14 अगस्त 2024 में रिजवान अरशद जो कांग्रेस के एमएलए हैं कर्नाटका से, उन्होंने कहा कि 1971 जैसा एक्शन मोदी जी को लेना चाहिए। 27 नवंबर में 2024 में कांग्रेस ने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर पवन खेड़ा ने बोला कि किस तरीके से सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। 16 दिसंबर 2024 जिस दिन प्रियंका गांधी पैलेस्टीन का टोट बैग लेके गई थी, उसी दिन संसद के पटल पे उन्होंने 0R रेफरेंस में कहा था कि सरकार को कुछ करना चाहिए। 17 दिसंबर 2024 को प्रियंका गांधी बांग्लादेश का टोट बैग लेके आई। 19 दिसंबर 2025 को प्रियंका गांधी ने दीपू दास पे होने वाली हिंसा पे साफ दीपू दास का नाम लेके जिक्र करा, प्रधानमंत्री ने खैर अभी तक नहीं करा है जी। उसके बाद अप्रैल 2025 की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्टेटमेंट है जहां पर वो जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट है कांग्रेस बहुत सारी हम आपको यहाँ पर निखिल जी, हम आपको यहाँ पर बता दें निखिल जी, हमने जो ये पूछा है ना कि दीपू पर चुप्पी और खालिद की फिक्र, इसमें ये भी बात है कि बात जो विश्व समुदाय जो आज चिट्ठी लिख रहे हैं, मुझे उनकी कोई प्रतिक्रिया आप दिखा सकते हैं निखिल जी? उनकी कोई प्रतिक्रिया, दीपू को जिंदा जलाने पर ममदानी जी की कोई प्रतिक्रिया दिखा सकता है कोई? क्या दीपू को जिंदा जलाने पर अमेरिका के सांसदों की कोई प्रतिक्रिया दिखा सकता है क्या? मुझे कोई मतलब नहीं है डोनाल्ड ट्रंप या जोरान ममदानी से, वो अमेरिका के राजनेता है, अमेरिका में केवल क्रिटिसाइज तो कर दो। उदित राज जी ने सुर में सुर कैसे मिलाया बताइए? बन जाए ना ताली बजाऊंगा कि ममदानी मेयर बन गए, अच्छी बात है, अपने देश में जो कर रहे हैं करते रहे। मुझे तो अपने देश के नेताओं से मतलब है, मुझे नरेंद्र मोदी से मतलब है, मुझे राहुल गांधी से मतलब है। मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने दीपू दास पे कुछ क्यों नहीं बोला? मेरा सवाल यह है, नरेंद्र मोदी जो देश में 150 मॉब लिंचिंग्स हो चुकी हैं, मैं अपनी समझ से जवाब दे देता हूं, हिंदुओं की भी है, मैं अपनी समझ से जवाब दे देता हूं। भारतीय विदेश मंत्रालय अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है और अपने देश में प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया मतलब भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया बिल्कुल सर, यही परंपरा रही। निखिल जी मानिए, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, यही परंपरा रही है आमतौर पर जी। निखिल जी, यही रही है परंपरा, और मतलब ऐसी घटनाओं पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया थी, वो आई है, वो प्रतिक्रिया आई है, मैं कह रहा हूं आपको, हमने चलाई भी है। तो नहीं बोल पा, मोदी जी खुद जाके प्रोटोकॉल तोड़ के बिरयानी खाने जा सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। आर राजगोपालन सर, प्रतिक्रिया खुद नहीं, आर राजगोपालन सर, क्या ऐसे मामलों पर भारतीय विदेश मंत्रालय प्रतिक्रिया देता है या प्रधानमंत्री खुद प्रतिक्रिया देते हैं? राजगोपालन सर, तब तो उन्होंने प्रोटोकॉल, राजगोपालन सर, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा जा रहा उनसे, राजगोपालन सर पूछेगा। लेकिन निखिल जैन का ये बताना चाहते हैं 340 बार विदेश गया है इंडियन लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर द लास्ट 10 years। इसी पर दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत है, सब लोग खालिद को समर्थन में, ममदानी समर्थन में राहुल गांधी निकल जाते हैं, जॉर्ज सोरेस का लोगों से मिलते हैं। क्यों बार बार जर्मनी जाते हैं? क्योंकि उनकी इंडिया में प्रश्न ये
विपक्ष के नेता के रूप में इंडिया को बदनाम करने के लिए जाते हैं। उसको खालिद मोहम्मद को भी हाथ में लेते हैं। जैसे निखिल जी का तबीयत ठीक नहीं है, राहुल गांधी को भी तबीयत को, मानसिकता को देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। करण वर्मा जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर डीके दुबे जी के पास। देखिए लाल जी, इन्होंने जो जमाते इस्लामी से सपोर्ट ले रखा है नीलमपुर बायपुर पे, उस पे एकदम चुप्पी रखी है ना। आपने देखा उस पे कुछ नहीं बोला इन्होंने। जमाते इस्लामी को गायब कर गए। निखिल बहुत शातिर डिबेटर हैं, तो उन्होंने कहा इस पे चुप्पी साध लो, जवाब तो है नहीं। अब आप जरा समझिए इनका आपस का लिंक क्या है। चाहे जोरान निखिल जी आ रहा हूं, विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी। करण वर्मा जी बात पूरी कीजिए। हाँ, एक सेकेंड। चाहे जोरान ममदानी हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे इलान उमर हो जिससे राहुल गांधी मिल के आए हैं, तीनों स्टेटमेंट्स क्या है कि कश्मीर पे इंडिया का ऑक्यूपेशन है। जरा सोचिए, अब बात बड़ी गंभीर है। और ये सब से राहुल गांधी कैसे मिलते आए हैं? इलान उमर से मिलके आए जब बाहर जाते हैं। IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कांग्रेस के चीफ से जाकर क्या है, जिनकी भी ये स्टेटमेंट है। तो ये भारत तोड़ो है इनका जो मेन एजेंडा, भारत जोड़ो नहीं है। बने रहिएगा आप सभी लोग हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटता हूं, सभी के पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक राष्ट्रमंच में, फिर लौटकर बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे। वक्त है ब्रेक का। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस। और आज बड़ा विषय क्या है जिस पर हम बहस कर रहे हैं? बड़ी बहस, वो बड़ा विषय है कि दीपू पर चुप्पी और उमर खालिद को लेकर इतनी बड़ी फिक्र कि यहां से लेकर 7 समंदर पार तक पूरा इकोसिस्टम सक्रिय है। सभी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे इस समय डीके दुबे जी के पास चलता हूं। डीके दुबे जी, एक तो सबसे पहले जरा एक बार बता दीजिए कि किस तरह से UAPA की गंभीर धारा उमर खालिद पर है। दूसरी बात यह भी कि ऐसी चिट्ठी का क्या मतलब है? भारत एक संप्रभु देश है, क्या मतलब है इसी चिट्ठी का? देखिए, पहली बात जो अभी निखिल जी कह रहे थे उसका क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। इंडियन पीनल कोड में और UAPA में अगर पीछे से कोई नेक्सस है, मतलब पहले इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 34 हुआ करता था, 149 हुआ करता था, जो ये कहता था कि कॉमन ऑब्जेक्ट है या कॉमन इंटेंशन है, तो उनमें से किसी ने कोई काम किया हो, सबके ऊपर समान धाराएं लगती हैं। अब ये दिल्ली दंगों में दोनों का कोलैबोरेशन दिखता है तो समान धाराएं लगती, इसलिए वो टेप जो दिखाया गया था वो वहां रेलिवेंट माना जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मामदानी की चिट्ठी, मामदानी आज अमेरिका का केवल नागरिक नहीं है, अमेरिका का एक मेयर है, सरकार का हिस्सा है। इसका मतलब यह हो गया कि यूएनओ के तहत जब हमने ये कहा कि सॉवरेंटी में नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है, ये ऑफिशियली यूएनओ का यूएन चार्टर बोलता है, उसका आर्टिकल 7 पढ़ेंगे तो वो मिलेगा। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के पास ये ऑप्शन बनता है कि मामदानी की चिट्ठी लेकर अगर उमर खालिद के पिता उनके पास गुहार लगाने गए तो कहीं पीछे से बड़ा नेक्सस तो नहीं है, और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका इन्वेस्टिगेशन इस बात का होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भारत की कानून व्यवस्था के परे विदेश में किसी भी अधिकारी किसी दूसरे देश की सरकार से किस स्तर पर बात कर सकता है, क्या उसको बात करने का अधिकार है, और उस अधिकार के तहत चिट्ठी लाकर भारत में प्रेषित करने का अधिकार है, और पीछे से नेक्सस क्या है इनका, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात यह भी है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा मैं जहां तक समझता हूं कि भारत सरकार ऑफिशियली वो
यूएस सरकार से बात कर सकती है और उनके अधिकारी के एक्टिविटी के विषय में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि उनके अधिकारी का हमारे देश के नागरिकों के साथ जो कल्प्रिट है, जो जेल में है, जिसका सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, इनके बीच का नेक्सस, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। मैं इसी नेक्सस को मैं विजय कौशिक जी आपके पास आऊं, लेकिन इस नेक्सस को थोड़ा करण वर्मा जी के जरिए समझते हैं। करण वर्मा जी जरा बताइए, ये हुआ कैसे, ये प्लानिंग कैसे हुई? वो उमर खालिद के माता पिता जाते हैं अमेरिका, वहां जाकर के ममदानी से टाइम मिल जाता है? जोहरान ममदानी वहां से टाइम दिलवा देते हैं, किनसे? वहां के अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से। ये सब हुई, ये प्लानिंग, जबरदस्त प्लानिंग हुई। प्लानिंग तो जबरदस्त है, ये तो कम से कम माननी पड़ेगी। नहीं लाल जी, हमें समझना होगा इनके जो, मैं अगर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की बात करूं, जॉर्ज सोरोस के ग्रुप्स की और उनके लोगों की, उनका कांग्रेस के साथ साठगांठ जो रहा, विपक्ष के लोगों के साथ साठगांठ रहा, ये हमें भारत जोड़ो यात्रा में भी मिला था। भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी चल रहे थे। कौन है सलील शेट्टी? बहुत क्लोजली लिंक्ड है बाहर इन सबसे, जोहरान ममदानी और इन सबसे। जोहरान ममदानी की कैंपेन को जिन लोगों ने बैंक रोल किया था बहुत करीबी हैं हर्ष मंडेर और इन सबसे, जो कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा होते थे। ये वही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है जो मनमोहन सिंह के ऊपर तामिल होकर के बैठी हुई थी, लिखती थी अजमल कसाब के लिए, अफजल गुरु के लिए। आज वो उमर खालिद के लिए पिटीशन लिख रहे हैं कि भाई इनको रिहा कराओ। तो इनकी जो पूरी मंडली है विदेश से लिंक्ड, जिसमें इलान उमर और ये सब है, ये तो हमेशा से हैं। राहुल गांधी क्यों यहां पे भाषण ना देके बाहर जाने भाषण देना पसंद करते हैं? क्यों सबके सब चिट्ठी जहां कोई फंसता है वो राहुल गांधी को ही लिखता है? भाई ये जो थे आपके यासीन मलिक, इनकी पत्नी भी चिट्ठी लिखती है, सबसे पहले राहुल गांधी को लिखती है। तो ये जो पूरी मंडली है, ये आज साफ साफ दिख रहा है। और इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम है यह दिखाना कि भारत में कैसे हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि सबकी एक पंक्ति कॉमन है। अगर मैं बोलूं कि कश्मीर पे भारत का गैर कानूनी इन्वेजन है, सोचिए बात, ये सब बोल चुके हैं। और राहुल गांधी क्यों इनके मंच पे जाते हैं? मैं निखिल से पूछना चाहता हूं, क्यों इल्हान उमर से मिलने जाते हैं? क्यों IAMC के मंच पे जाते हैं राहुल गांधी? ये जरा निखिल बता दें। ठीक है, मैं पहले विजय कौशिक जी का जवाब लूंगा, उसके बाद निखिल जी के पास। विजय कौशिक जी जुड़े हैं। विजय कौशिक जी, बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूं। जब भी इस तरह का विवादास्पद मामला आता है, पता चलता है राहुल गांधी जी का पहले से उनके साथ मुलाकात की फोटो आ जाती है कि ये देखिए इनसे मिले थे। और इस मामले में भी यही हो रहा है। करण जी ने जो सवाल पूछा है, निखिल जी से पूछा, लेकिन आप भी उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक सबसे बड़ा फर्क यही है कि सत्ता पक्ष अपनी ताकत के दम पर कोई भी आरोप विपक्ष के ऊपर लगाने में सफल रहता है और उन्हें साबित करने के लिए उसके पास 10 फर्जी गवाह भी आ जाते हैं। तो आज राहुल गांधी जी को लेकर यही हो रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, देश में किसी मुस्लिम की बात हो, किसी हिंदू की, सिख की, ईसाई की, अगर सत्ता से उसका मोह भंग होगा, अगर उसे सत्ता से लगेगा कि सत्ता उसका दमन कर रही है, तो किसको चिट्ठी लिखेगा? जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता को लिखेगा, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये ममदानी और उमर खालिद का नेक्सस क्या है? इसमें राहुल गांधी या किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये नेक्सस मुसलमानों का नेक्सस है। ये वो नेक्सस है, जब अफगानिस्तान के ऊपर इजराइल का हमला होता है तो इजराइल के खिलाफ भारत के मुसलमान खड़े हो जाते हैं, जबकि खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से दुनिया भर में कहीं इस्लाम, मैं बताता हूं कि राहुल गांधी जी पर सवाल क्यों इसलिए उठ रहे हैं। राहुल गांधी जी की बहुत सारी बातें जो उन्होंने विदेश की धरती से कही हैं, करण वर्मा जी ने उसका उल्लेख भी किया। इस मामले में भी जो 8 सांसदों ने पत्र लिखे हैं, उसमें से एक महिला सांसद के साथ राहुल गांधी जी का फोटो है। वो फोटो हम चला भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये बात उठती है कि क्या इसमें जो है ये सिर्फ संयोग है या ये सब प्रयोग होता है? बीजेपी इस तरह का आरोप लगाती ही रहती है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। विजय कौशिक जी, फिर निखिल जी के पास। आदरणीय लालचंद्र जी, जब हम सत्ता में आएंगे ना, तो आप देखिएगा मोदी जी की क्या क्या चीजें सामने लेकर आएंगे। सरकार जिसके हाथ में होती है, संवैधानिक संस्थाएं और जांच एजेंसियां जिसकी मुट्ठी में होती हैं, वो जिसके खिलाफ जैसे मर्जी नैरेटिव भी गढ़ लेता है और सबूत भी जुटा लेता है। हम सत्ता में आएंगे, हम भी दिखा देंगे मोदी जी को कि मोदी जी ने क्या क्या गलत काम कर रखे हैं। लेकिन जो मैं कह रहा था, अभी तो इस पर जवाब दीजिए। ये जो फोटो आ रहा है, मैं वही उसका जवाब दे रहा हूँ कि वही राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। जब वो किसी कंट्री में जाते हैं, तो लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो राहुल गांधी जी से मिलना चाहते हैं। ये बात विजय जी, ये बात तो मानी जा सकती है कि देश के लोगों को कोई तकलीफ होती है, वो विपक्ष के नेता के पास जा सकते हैं, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन विदेश की धरती पर जो कुछ होता है ना, वो जरूर सवालों के दायरे में।
नहीं, लालचंद्र जी मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, किसी को अगर फांसी की भी सजा हो जाती है तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। ठीक है। और बहुत से लोग अपनी तरफ से भी ये जानना चाहते हैं ठीक। कि उसने, फांसी आज हो रही है जिस व्यक्ति ठीक को, है। उसने ये काम क्यों किया। ऐसी विपक्ष का नेता भी कई बार ये जानने के लिए लोगों से मिलता है कि भी आखिर ये व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो ये क्या कहना चाहता है। ठीक ठीक। निखिल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा आर राजागोपालन सर की एक प्रतिक्रिया। आर राजागोपालन सर, जिस तरह से इस पूरे मामले में कांग्रेस का बिहेव रहा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उल्लेख किया, आर राजागोपालन सर, क्या इसमें आने वाले समय में कांग्रेस को और जवाब देना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस सवालों से भाग तो नहीं सकती। आर राजागोपालन सर, लगता है फिलहाल उन तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। मैं सीधे निखिल जी के पास चलता हूं। निखिल जी, जो सवाल करण वर्मा जी ने पूछा था उसके बारे में जवाब दीजिए। सबसे पहले दुबे जी की एक बात मैं क्लियर कर दूं, आवाज चली गई, जरा उसको अनम्यूट कीजिए। मेरा अनम्यूटेड है। हाँ जी। सेक्शन 34 आईपीसी कॉमन इंटेंशन का जिक्र दुबे जी ने करा। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, कॉमन इंटेंशन के लिए या तो साथ में एक प्री प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी हैचिंग होनी चाहिए, या फिर दोनों को एक्ट में साथ में होना चाहिए। यहाँ पर उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों का ही कुछ नहीं है, तो केवल आईपीसी का कोई भी सेक्शन बोल दें उससे कुछ फाइल पढ़ी है क्या आपने? बता देता हूँ, फाइल पढ़ी है क्या? मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अरे फाइल पढ़ी है क्या? दिल्ली दंगों में दोनों का कलूशन है, ये आपको पता नहीं है क्या? प्रमाण दे दे। दिल्ली पुलिस इतना जब ये विवादित चर्चित, अरे भैया आपने फाइल पढ़ी है कि बिना फाइल पढ़े ही बोल रहे हो? चार्जशीट पढ़ी है क्या? निखिल जी, चार्जशीट पढ़ी खाली पीली बताने चल दी। अरे भैया आप सुप्रीम कोर्ट की बहस सुनिए, उसमें क्या कह रहे हैं वो? आप प्रोसिक्यूटर हैं केस में? अरे मैंने फाइल पढ़ी है भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनी है, मैं कोर्ट में ही था उस समय जिस समय बात चल रही थी। आप आर्ग्यू कर रहे थे? अरे वाह भाई वाह। चार्जशीट ठीक है, आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, चार्जशीट पढ़ी है आपने। आपने क्वेश्चन पूछा, मैं ज्यादा बड़े मुद्दे पे आ जाता हूँ कि राहुल गांधी क्यों इन इंटरनेशनल नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। राहुल गांधी देश के भी बहुत बड़े नेता हैं और विदेश में भी बहुत अच्छे रूप से जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली की एक सर्टेन लेगेसी है, वो हम नकार नहीं सकते। तो वो सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, लेफ्ट के, राइट के बहुत सारे सांसदों से, इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं, जिस तरीके से मोदी जी भी मिलते हैं। अब किसी के साथ एक फोटो, वो अलग बात है कि विदेश का जब रशियन प्रेसिडेंट भारत में आता तो मिलने से मना कर देता है, लेकिन वो मिलने जाते हैं। ये झूठ है दुबे जी, ये अरे भैया पूरे देश में उस पर बहसें हुई हैं, झूठ क्या है उसमें? पुतिन ने राहुल गांधी से मिलने से मना नहीं करा था। कांग्रेस ने बहुत क्लियरली ये बोला था कि किस तरीके से भारत सरकार ने लीडर ऑफ अपोजिशन को निमंत्रण नहीं दिया था, जो प्रोटोकॉल के तहत दिया जाता है। पर जो एक सवाल पूछा गया, मैं उस सवाल पे जवाब नहीं, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया ये आई थी, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया ये आई थी कि किसी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो तय करते हैं, वो इच्छा जाहिर करते हैं कि उनको किनसे मिलना है। सरकार की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं। पुतिन जी को पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत हो गई राहुल गांधी से, शायद पिछली बारी राहुल गांधी ने उनका कुछ मजाक उड़ा दिया होगा, क्या कर दिया होगा। ऐसी बेतुका सरकार के तर्क मुझे मानने में कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं। राहुल गांधी जी ने किया ना किया हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की वो बात हमें याद है जो उन्होंने पुतिन जी के बारे में कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राष्ट्रपति पुतिन के बारे में। जी ठीक है, नरेंद्र मोदी जी भी चाइना के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, फिर भी चाइना के राष्ट्रपति आके मिलते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऐसे ही चलते हैं। अब मैं इस सवाल का जवाब दे दूं कि क्यों राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के कौन सी बात का उल्लेख कर रहे हैं, जरा बता ही दीजिए। फिर किस तरीके से चाइनीज गुड्स की बाइकआउट की बात करते हैं, चाइना को हमारा दुश्मन में बोलते हैं, लेकिन उसी के बाद उसी चाइना से मिलते हैं, और उस चाइना के राष्ट्रपति भी भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बिकॉज डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऐसे ही चलते हैं। हम यूनाइटेड स्टेट्स पे 100 बातें बोलते हैं, फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कूटनीति इस तरीके से ही चलती है। ये तस्वीरें देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं। केवल एक मंच साझा, एक बस छोटी सी बात बोल दूं, केवल एक मंच साझा करने से सब कुछ हो जाता है ना। तो मैं भारत सरकार के पीआईबी की ही एक प्रेस रिलीज पढ़ देता हूँ, जहां पर नरेंद्र मोदी पैलेंटीर के रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे। पैलेंटीर वो कंपनी है जो दुनिया में बहुत ज्यादा विवादित हो चुकी है, क्योंकि उसके जो संस्थापक है पीटर थील, जिसको करण वर्मा जी कहा जाता है। करण वर्मा जी, क्या इस तरह की मुलाकातों से कुछ नहीं होता क्या? पूरा कर लीजिए, पूरी कर लीजिए, फिर करण। पीटर थील जिस
तरीके से रिपब्लिकन्स को फंड करते हैं, जेडी वांस को और डोनाल्ड ट्रंप को, उन्हीं रिपब्लिकन्स ने हमारी नाक में दम कर रखा है। तो क्या मैं मानूं कि मोदी जी करण जी से जवाब देता हूं। करण जी क्या ऐसी मुलाकातों को का कोई मतलब नहीं होता, बताइए। नहीं, देखिए निखिल जी ने बहुत बढ़िया बात कही अभी। इन्होंने कहा एक लेगेसी चलती आ रही, भाई इनके पूर्वज ऐसे रहे, बिल्कुल सही बात है, लेगेसी चलती आ रही। भाई सोनिया गांधी सिर्फ मंच नहीं शेयर कर रही, सोनिया गांधी को चेयरपर्सन है FDLAP के, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक, जिसमें किसकी फाउंडेशन है, जॉर्ज सोरोस की। और इसने क्या भारत का मैप दिखाया है, उसकी कश्मीर में क्या पोजीशन है, एक सेकेंड, बिल्कुल साफ प्रमाण है, इस पे पूरी बहस हुई हमारी। निखिल अब आप निकल नहीं सकते, प्रमाण का उल्लेख भी कर दीजिए करण जी। को चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, सिर्फ मंच नहीं साझा कर रही, जिसका ये पोजीशन है कि कश्मीर भारत का पूरा हिस्सा नहीं है। जरा समझने की जरूरत है, आपकी मंशा क्या है, आप कहां पर हैं, कौन सी को चेयरपर्सन है। वेबसाइट में वो नाम भी था, वेबसाइट में सोनिया गांधी जी का नाम भी था। देखिए ना आपने लाल जी, वो वेबसाइट देखिए ना, किसी 7th क्लास के बच्चे की बनाई हुई 2 दिन पहले, जब भाजपा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये बात कांग्रेस पार्टी, इस पे कांग्रेस पार्टी ने ये तक काम से गलती हो गई। आप क्या बात कर रहे हैं, FDLAP पे कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही, तो आप और जो जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन के लोग आपकी NAC का हिस्सा थे, हर्ष मांडेर जैसे, जो अफजल गुरु और अजमल कसाब के लिए पिटीशन लिख रहे थे, हर बात को आप ऐसे नहीं कर सकते, हर बात को आप ऐसे टाल नहीं सकते। आप विदेश में जिन लोगों से मिल रहे हैं, उन्हीं के संगठन के लोगों को अपनी सरकार में हिस्सा बना रहे हैं, लिखे, आप कहें ये सब संयोग है, ये सहयोग नहीं है। मोदी जी क्यों मिल रहे थे? पेपाल लॉबी जो चाहती थी भारत में डिमोनेटाइजेशन हो ताकि पेपाल सारे यूज करें, वो पेपाल लॉबी से मोदी जी क्यों मिलते हैं? आप फंस गए हो। मैंने एक्शन की बात करी है साफ तौर पे। एक्शन हुआ ना, इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ, अर्थव्यवस्था 2% से पीछे घट गई, क्यों? डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ? इधर उधर, अब डिमोनेटाइजेशन नहीं भटक रहा करण, ये मैंने बोल नहीं पाएंगे, टेलीविजन पे बोलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। पता आपको क्या डिमोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन किस विदेशी लॉबियों के चलते इस देश में हुआ था करण, ये आपको भली बात ही पता है। किस तरीके से पीपल्स डील ने और पेपाल लॉबी ने इंडिया में डिमोनेटाइजेशन का आइडिया 2012 में सीड करना स्टार्ट करा था, और किस तरीके से वो बेनिफिट करना चाहते थे, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स आएंगी तो पेपाल का फायदा होगा। कैसी बातें हो रही है, आपको बहुत अच्छे से बातें हो रही है, मतलब ऐसी कैसी बातें हो रही है? जब मैं विदेशी तार बीजेपी को खोलूं तो कैसी बातें हो जाती है? ठीक है, कई मर्जी सबूत के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये बात बिल्कुल साफ है कि जॉर्ज सोरोस की जो कंपनी है उसमें पद पर पदाधिकारी सोनिया गांधी जी थी। ये बात बिल्कुल सामने आई थी। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ महीने पहले। और इस पे बहुत लंबा एक मेरा और अशोक जी का ट्विटर का वो भी चला था। जी बिल्कुल लाल जी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा अशोक जी और मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तथ्यों पर ही बात होनी चाहिए। विजय कौशिक जी के पास चलता हूं। विजय कौशिक जी, क्या एक बड़ा सवाल यहां उभर करके आ रहा है, क्या भारत की जो न्याय व्यवस्था है विजय कौशिक जी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, निचली अदालतें, ये सब तमाम व्यवस्थाएं, क्या ये नाकाफी है कि अब 7 समंदर पार से कोई चिट्ठी लिखेगा कि हमारी न्याय व्यवस्था क्या करे? जमानत उमर खालिद की बनती है, नहीं बनती है? सुप्रीम कोर्ट पूरा हमारा पूरी न्यायपालिका की सिस्टम है। कम से कम इस बात का तो बिल्कुल हम सभी को मिलकर विरोध करना चाहिए विजय कौशिक जी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ममदानी की इस बात का विरोध करती है कि अगर वो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था के अंदर झांकना होगा जी। वो खुद तमाम तरह की जिस तरह की बातें ट्रंप के खिलाफ कहते रहे और ट्रंप उनके खिलाफ कहते रहे, और जो वहां का न्यायिक सिस्टम है जिसको लेकर जो एक जातिगत भेदभाव भी सामने आता है वहां की पुलिस व्यवस्था में, जो भारतीयों के साथ भेदभाव भी सामने आता है, तो वहां पर जो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव हुआ है अमेरिका में, अश्वेतों का भी जोड़ लीजिए, ममदानी को अश्वेतों का जोड़ लीजिए। कैसे एक अश्वेत के गर्दन पर वहां की पुलिस ने हाथ रख करके, और ऐसा हाथ इस तरह से हाथ रखा कि उसकी जान ही चली गई थी, और कैसे गोली मार देते हैं, यह सब अमेरिका में होता है। लेकिन लालचंद्र जी, मैं ममदानी से यह कहना चाहता हूं कि अगर भारत के मुसलमानों की इतनी चिंता है तो जो भारतीय मुसलमानों के साथ अमेरिका में भेदभाव होता है सबसे पहले उसकी आवाज उठाइए। जो भारतीय मुसलमान वहां काम कर रहे हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, या उन्हें जिस तरह से डिपोर्ट भी किया गया बेइज्जत कर करके, जिस तरह से गले में उनके पट्टे भी लटकाए गए, डिजिटल पट्टे होते थे जिसमें उनकी लोकेशन होती थी,
तो अमेरिका ने उस समय बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उनके साथ बदसलूकी की। तो वो भारतीय मुसलमान के ऊपर अमेरिका जुल्म करे तो बहुत अच्छा है। मैं तो उसके आगे की भी बात कहता हूं, और भारत में उंगली उठाते हैं, ममदानी ये गलत अगर है। मानवाधिकार के इतने ही बड़े चैंपियन बनते हैं तो दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने पर भी बोलना चाहिए था। उस समय मुंह क्यों बंद रह गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि मान लीजिए ममदानी संकीर्ण विचारधारा के हैं, ठीक है, और केवल मुसलमानों की बात करते हैं, तो जो भारतीय मुसलमानों पर अमेरिका में अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? वहां तो उस पर रोक लगवा सकते हैं, ताकत में है। ठीक है, ठीक है। मैं अब जरा डीके दुबे जी के पास हूं। डीके दुबे जी जरा हमें अपडेट दीजिए कि इस समय उमर खालिद के जमानत के मामले में इस समय का अपडेट क्या है, मामला कहां तक पहुंचा है? क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी जनवरी महीने में इस पर सुनवाई रखी हुई है। अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही, वो जो वीडियो टेप दिखाया गया था और बाकी के जो एविडेंसेस आए हैं उनकी स्क्रूटनी चल रही, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन के बगैर कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं लेता। लेकिन भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था देखिए कि ट्रायल कोर्ट ने उनको, उनके घर में कुछ कार्यक्रम था उसके लिए उनको अभी बाहर छोड़ा था। बहन की शादी थी, मैं बता देता हूं, मतलब उमर खालिद के बहन की शादी थी, उसके लिए उमर खालिद को स्पेशल जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो स्पेशल जमानत देकर उनको वहां भेजा गया, 10-11 दिन वो वहां पर रहे और फिर वापस आए। तो भारतीय न्यायपालिका के विषय में विश्व का कोई भी कंट्री आज तक सवाल नहीं उठा पाया। मैं नहीं समझता कि विश्व में किसी कंट्री ने यह कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर भारत में कोर्ट में कोई गड़बड़ है। ये सिर्फ और सिर्फ ये विदेशी उठाते हैं या फिर पाकिस्तान और उनके साथी उठाते हैं, लेकिन बाकी किसी को नहीं समझ आता। दूसरी बात, अगर किसी को समझ आती है तो वो ये जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि विपक्ष कहां जाएगा, अरे भाई डाकू डकैती डालकर आएगा तो विपक्ष के नेता से मिलेगा, देश में चरमपंथ होएगा तो विदेश के नेता से मिलेगा, मतलब विपक्षी नेता से मिलेगा, विपक्ष से मिलेगा, और देश में वो कहीं रेप कांड करके आएगा तो वो विपक्ष के नेता से मिलेगा। क्या गजब की बात है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट के सामने फंसा हुआ है, कोई आदमी खुले बयान दे रहा है और उसके बाद कहते हैं कि नहीं साहब विपक्ष के नेता से मिलेगा। निखिल जी का जवाब, निखिल जी का जवाब, निखिल जी जल्दी से काउंटर कीजिए। देखिए, बतौर वकील भारत की न्याय व्यवस्था में बहुत सारी चूक है और ये हर वकील कहेगा, हर जज कहेंगे, हर नेता कहेगा, और उन्हें उन चूकों को हमें सुधारना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है हमारा न्याय व्यवस्था पे या कोर्ट प्रणाली पे सुधारना चाहिए, लेकिन उसी के लिए मैंने डेटा दिया था कि करीब 5 लाख से भी ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं। तो ये सेलेक्टिव चिंता सिर्फ उमर खालिद के लिए क्यों? 5 लाख से भी ज्यादा विचाराधीन कैदी। ये चिंता बहुत लोगों के लिए जाहिर करी जाती है। ये चिंता भी जाहिर करी जाती है कि क्यों बार बार फरलो मिलता है राम रहीम को जब भी चुनाव का टाइम हो जाता है। वो तो कन्विक्टेड है रेप के केस में, मर्डर के केस में, उसके बाद उन्हें फरलो मिलता रहता है। क्यों जो हरियाणा की सरकार है, क्यों हरियाणा की सरकार उसे अपोज नहीं करती? क्यों बिल्किस बानो के जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं वो तो निखिल जी, मैं तो ये तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी के पास कितने बड़े बड़े वकील हैं जी, 2:30 बजे रात में भी अदालत खुलवाते हैं आतंकवादियों के लिए। उन सबको उमर खालिद की जमानत के लिए लगा दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट में। ममदानी से या अमेरिकी सांसद की चिट्ठी की क्या जरूरत है? उन सबको लगा दीजिए, बड़े बड़े वकीलों को जमानत दिलवाने के लिए उमर खालिद को। करण वर्मा जी, जब उमर खालिद की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली दंगे की तो हमने बात की, लेकिन बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो जेएनयू में भारत विरोधी नारे का भी उमर खालिद का है। नहीं, बिल्कुल निखिल जी ने बिल्कुल सही कहा, बहुत जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड पे बेल से बाहर हैं, इतने साल हो गए। हम बिल्कुल चाहते हैं ट्रायल जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। तो भाई कुछ त्रुटियां तो हैं, जल्दी से जल्दी पी चिदम्बरम, इन सबके केसेस मुकाम तक बिल्कुल पहुंचने चाहिए। और उमर खालिद के लिए भाई वकील कौन लगा हुआ है? कपिल सिब्बल ऑलरेडी लगे हुए हैं, कपिल सिब्बल ऑलरेडी वकील लगे हुए हैं, तो करोड़ों के वकील ऑलरेडी इस इकोसिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। भाई मैं कह तो रहा हूं कि बड़े बड़े वकीलों को खड़े कर दीजिए उमर खालिद की जमानत के लिए। बाहर से प्रेशर भी डलवाना है, अंदर से भी उपद्रव मचाना है, जेएनयू को भी लेके आना है, हिडिंबा नारे लगाने हैं, नाम पर है। समझना चाहिए हमें। देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री दोनों जेएनयू से हैं। करण, जेएनयू से अपना दिक्कत का हो जाता है, टुकड़े गैंग का जिक्र करते रहते हैं। जेएनयू से कोई दिक्कत नहीं है, जेएनयू का छात्र मैं भी रहा हूँ, जेएनयू का छात्र मैं भी रहा हूँ, जेएनयू से कोई दिक्कत नहीं है। बोलना पड़ा, जी न्यूज तुम्हारा किसकी पार्टी में है?
जेएनयू से कोई दिक्कत नहीं है। की वो वीडियो को जी न्यूज ने बोला था कोर्ट में कि फर्जी वीडियो 9 चलाए थे। फरवरी 2016 को वो क्या कर रहे थे वहां सेमिनार? कोर्ट के सामने मानना पड़ा कि जुडिशियल हमने फर्जी एक्जीक्यूशन वीडियो ऑफ चलाई थी नेशनल ठीक है, टेलीविजन पे, जिसे बीजेपी ठीक के है। नेता ले लेके भग रहे थे। समय की अब कमी है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया करण वर्मा जी, साथ में निखिल जैन जी, साथ में विजय कौशिक जी और डीके दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रमंच पर जुड़ने के लिए, बड़े विषय पर बड़ी बहस करने के लिए। आज के राष्ट्रमंच में जो हमने बात की, भारत की न्याय व्यवस्था में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसका समाधान 7 समंदर पार से चिट्ठी लिख करके कोई नहीं करेगा और सेलेक्टिव नहीं करेगा, और भारत कभी से स्वीकार भी नहीं करेगा। बात खत्म। जिसको मदद करना है उमर खालिद के लिए वकीलों की फौज खड़ा कर दे और जमानत हासिल कर ले। और यह भी बात जो कि सिर्फ उमर खालिद की चिंता क्यों, विचाराधीन कैदियों की संख्या लाखों में। बहरहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर आएंगे राष्ट्रमंच लेकर। नमस्कार।